टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन और फिर से गर्भाशय में प्रतिरोपण इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये क्वेश्चन दूसरे मॉडल सेट में भी आ चुका है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ये 16वीं शताब्दी में इस गति को प्रतिपादित किए थे, इस नियम को प्रतिपादित किए थे। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यक्तिकरण के कारण से। ठीक है, साबुन का जो बुलबुला होता है किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यक्तिकरण के कारण से दिखाई पड़ता है। किन्हें लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है क्या? तो टाइलिन। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों मुख से स्रावित होता है। ठीक है, और हमारे भोजन का सबसे पहला पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ होता है, इसी टाइलिन के कारण। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ये दोस्तों ये घड़ी पुरानी घड़ी थी, ठीक है, जिसमें चाबी भर के घड़ी को चलाया जाता था। उसमें क्या होते थे? तो स्थितिज ऊर्जा होते थे। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? ठीक है, तेल जो ऊपर उठता है वो कोशिक तत्व की क्रिया के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? कोशिक तत्व की क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों। सोनार जो है अधिकांशतः 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का गुणसूत्र जो होता है उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG के द्वारा होता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण EEG के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H1N1। H1N1 वायरस जो है उससे स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वो फैलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। स्तनधारी में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। ये कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बकरी का रक्त जो होता है बहुत गर्म होता है। स्तनधारी में 39 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि आपको पता होगा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मॉडल सेट 22 को डिस्कस करते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाएगा। जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। क्या होता है? तो जी का मान विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है। जी का मान विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। ठीक है, जी का मान ध्रुव पर क्या होता है? तो महत्तम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जी का मान ध्रुव पे अधिकतम होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पृथ्वी का जो हम लोग का लेयर है, ठीक है, हम लोग का जो सतह है, उससे यदि कोई भी वस्तु ऊपर जाता है चाहे नीचे जाता है तो उसका क्या होता है? उस पर जी का मान घट जाता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति यदि बढ़ जाए, ठीक है, पृथ्वी जो जिस गति पे चल रही है उस गति से ज़्यादा गति पे चलने लगे तो उसका क्या होगा? तो जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। इसका उल्टा है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है,
पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का पलायन वेग का मान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक नीचे गिरता है तो क्या संकेत करता है? आंधी आने की संभावना को संकेत करता है। ठीक है, आंधी आने की संभावना को संकेत करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना को संकेत करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो वर्षा आने की संभावना को संकेत करता है। ठीक है, वर्षा आने की संभावना को बताता है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिकतम होने पर, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ़ का घनत्व क्या होता है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दाब का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो बढ़ जाता है। दाब का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, दाब का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में जो है वो कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की सायनता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की सायनता घट जाती है। मॉडल सेट 23 को डिस्कस करते हैं। ताप बढ़ने पर गैस की सायनता क्या होती है? तो बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की सायनता बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। हेलीकॉप्टर चलना, हवाई जहाज चलना, ये सभी हवाई जहाज चलना बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, हवाई जहाज जो उड़ती है वो बर्नौली के सिद्धांत पे ही उड़ाया जाता है उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का सहायक मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का सहायक मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था का गुणांक बीमा क्या है? गुणांक यानी कि बीमा यानी डायमेंशन इसका होता है ml-1T2। ml-1T2। ठीक है, यंग प्रत्यास्था का गुणांक बीमा क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? ml-1T2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो घट जाता है। झूला झूलते हुए व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है किसमें? तो इस्पात में। ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। ठीक है, प्रसव्य तरंगे की आवृत्ति होती है कितना? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा।
प्रासव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। प्रासव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से कम। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से कम। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है कहाँ? तो गैस में। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है कहाँ? तो गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है कितना? तो 4.2 इंटू 10⁻² जूल। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये जूल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 10⁻² होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखिएगा। कमरे का सामान्य ताप होता है कितना? तो 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है क्या? तो जूल, किलोग्राम, केल्विन। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक 3 होते हैं। ठीक है, जूल, किलोग्राम, केल्विन। जूल, किलोग्राम, केल्विन। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जूल, किलोग्राम। ठीक है, जूल या किलोग्राम। ठीक है, जूल या किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा का, गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जूल, किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? तो 273 केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है कितना? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉडल सेट 24 देखते हैं। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं क्या? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस से जब डायरेक्ट गैस बन जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखिएगा। किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता क्या है? तो गलनांक कहलाता है। ठीक है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिणत होते हैं गलन से। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिणत होते हैं गलन से। ठीक है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है।
वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए ओस नहीं बनते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्रुवापातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या है? तो 80 कैलोरी पर जूल। ठीक है, बर्फ के गलन की ऊष्मा का मान क्या है? 80 कैलोरी पर जूल। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती कितना है? तो 536 कैलोरी पर जूल। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है वो 536 कैलोरी पर जूल होते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रकाश तरंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित है? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने दिखाया। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने दिखाया। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। ठीक है, मॉडल सेट 25 देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है कहाँ? तो निर्वात में। निर्वात एक वायु है जिसमें वायु निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, निर्वात एक वैक्यूम है जिसमें वायु निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से गमन करते हैं। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश में निर्वात का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होते हैं? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ठीक है, इंद्रधनुष में लाल रंग अधिक दिखाई देता है। ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। ठीक है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका रंग न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किसी लेंस से नहीं। वर्णांधता, ठीक है, ये एक बीमारी है। ठीक है, ये एक मतलब जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, जो वंशानुगत होते हैं, इसको किसी लेंस से दूर नहीं किया जाता है। ठीक है, धूप के चश्मे का पावर होता है क्या? तो शून्य डायोप्टर। धूप के चश्मे का पावर जो होता है शून्य डायोप्टर है। पावर का मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, तो धूप के चश्मे का पावर क्या होता है? तो शून्य डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं हमेशा। लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का परिणाम है। लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का परिणाम है।
एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। डायनमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनमो। ठीक है, जिसके कारण विद्युत उपलब्ध होती है। ठीक है, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार के लगाए जाते हैं? किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। ठीक है, विद्युत चैप्टर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें समानांतर क्रम में होता है, यानी कि एक के बाद एक पैरेलल, इस तरह का। ठीक है, इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, आपको बता रहे हैं, जैसे ये इस तरह से लगाया जाता है, ये जो है समानांतर क्रम है। ठीक है, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ये हो गया। ठीक है, ये इस टाइप के जो विद्युत तार लगाए जाते हैं इसको बोलते हैं समानांतर क्रम में लगाना। ठीक है, तो हमारे घर में जो बिजली है वो उसके जो लैंप और पंखे जो है इसी क्रम में लगाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। मॉडल सेट 26 है, ट्रांसफर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीएफ में, केवीए। ठीक है, केवीए में किलोवाट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर के रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन त्वरित चालक का आविष्कार किया था। त्वरित चालक बनाए जाते तांबे के बनाए जाते। त्वरित चालक जो है तो वो तांबे के बनाए जाते। त्वरित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है क्या? प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है कितना? तो 0 डिग्री का। नति कोण का मान विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का होता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र, 3 डायमेंशन का चित्र जो है किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या होता है? तो तत्व होता है। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना तत्व, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या होता है? तो तत्व होता है। जो सेम प्रकार के पदार्थ से बना तत्व होता है वो क्या, मतलब पदार्थ सेम प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ जो होता है वो क्या होते हैं? तो तत्व होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये परिभाषा है तत्व का। यौगिक का परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा को विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या होता है? तो यौगिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यौगिक का परिभाषा डेफिनेशन है। ठीक है, तो यौगिक का डेफिनेशन याद रखिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब मिश्रण का डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था। ठीक है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किसने कहा था? सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है? तो अल्फा बीटा और गामा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। अल्फा बीटा और गामा कण जो है वो उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। मॉडल सेट 27 देखते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो अम्ल। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है किसके द्वारा? तो क्षार के द्वारा। लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला कर देता है क्षार के द्वारा। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद क्या होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है। बीटर जैसा होता है। यानी कि भस्मों का स्वाद क्या होता है? तो कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? तो खट्टा होता है। कोई भी अम्ल जो है ना दोस्तों वो खट्टे स्वाद का होता है और भस्म जो है वो कड़वे स्वाद का होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH आयन होता है। OH ऋणात्मक। ठीक है। OH ऋणात्मक आयन होता है किसमें? तो भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH ऋणात्मक आयन होता है। सभी लवण जो होते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है। सभी लवण क्या होते हैं? तो विद्युत अपघटीय होते हैं। ठीक है। सभी लवण विद्युत अपघटीय होते हैं। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है। भारी जल का अनुभार है। ठीक है। भारी जल का अनुभार क्या है? तो 20 है। भारी जल का अनुभार कितना है? तो 20 है। ठीक है। याद रखिएगा भारी जल क्या होता है? तो D2O डिटोरियम ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। भारी जल का अनुभार कितना है? तो 20 है। याद रखिएगा। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो बढ़ता है। ठोस पदार्थ के विलेयता ताप को बढ़ाने से बढ़ता है। ठोस पदार्थ को विलेयता ताप को बढ़ाने से बढ़ता है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो आगे देखते हैं। किसी द्रव को गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडीय रसायन जनक किसके माना जाता है? तो ग्राहम को माना जाता है। कोलाइडीय रसायन जनक माना जाता है ग्राहम को। ठीक है। कोलाइडीय रसायन जनक माना जाता है किसका? तो ग्राहम का माना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, इसके बीच में होता है। कोलाइड परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच में। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी आप देखे होंगे दोस्तों, इस टाइप के आवर्त सारणी होते हैं। ठीक है। इस टाइप के आवर्त सारणी होते हैं। ठीक है। तो ये जो एक रॉ पूरा है, ठीक है, ये एक रॉ बना हुआ है। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तो वर्ग बोलेंगे। ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। मॉडल सेट 28। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है। अब यही बात हो गया, वर्ग आपको पता है, बताए हैं। ठीक है। अब क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि 18 है। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से 18 होंगे। ठीक है। इसकी जो संख्या है 18 है। ये आवर्त सारणी है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या क्या है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या क्या है? तो 7 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं?
खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, धातु कर्म कहते हैं। खनिज एवं अयस्कों से प्राप्त धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। राजनीतिक धातु कहा जाता है, रणनीतिक धातु कहा जाता है किसको? तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाता है क्या? मिलाया गया पदार्थ क्या है कहलाता है? तो फ्लास्क कहलाता है। अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लास्क कहलाता है। ठीक है, अयस्क में गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लास्क कहलाता है। गैंग एवं फ्लास्क को मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातु मल कहलाता है। गैंग एवं फ्लास्क के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न क्या है? तो सिल्वर अयस्क किसका है? तो चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी स्पार अयस्क है किसका? तो बेरियम का। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। हेवी स्पार अयस्क किसका है? तो बेरियम का अयस्क है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा है? तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा है। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो FeS2। ठीक है, फेरस सल्फाइड। ठीक है, फेरस सल्फाइड ये क्या है? तो झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? ठीक है, गंधक को कहते हैं। तांबा का शत्रु क्या है? तो गंधक को कहते हैं। तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं। ठीक है, तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं। चांदी निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट अयस्क है उससे किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पाद पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है किसका? तो आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। शुद्ध सोना होता है कितना? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 80 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। 18 कैरेट का मिश्रित सोना में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो 75% होता है। मॉडल सेट 29 देखते हैं। संचालक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। संचालक बैटरियों में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है क्या? तो थोरियम। थोरियम जो है वो प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन है जो राजस्थान से प्राप्त होते हैं। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को जो है प्राणवायु कहा जाता है। ठीक है, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। हीलियम की खोज करता है कौन? तो लोकियर। हीलियम की खोज करता है लोकियर। ठीक है, हीलियम एक गैस है जिसकी खोज करता कौन है? तो लोकियर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है। ठीक है, गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है क्या? हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन से हल्की हीलियम होती है। पेट्रोल मिश्रण है किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, ठीक है, वैक्स क्या होता है? तो पैराफिन मोम होता है। ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या होता है? तो पैराफिन मोम होता है। ठीक है, टमाटर सॉस में पाए जाते हैं क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? तो स्याही के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्याही के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्याही के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कैल्शियम मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः बनी होती है किसके? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के। मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः होते हैं किसके? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? तो एनिलीन। एनिलीन जो है रबर उद्योग में बहुलता मतलब बहुत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, रेन कोट बनाया जाता है किसका? तो पॉलीकार्बोनेट का रेन कोट बनाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का रेन कोट बनाया जाता है, यानी कि हम जो वर्षा के मौसम में जो रेन कोट पहनते हैं बारिश से बचने के लिए, वो किससे बने होते हैं? पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं। याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा था। ठीक है, रेयान का। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? रेयान का था। मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा निर्मित, यानी कि प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं होकर मानव पर डिपेंडेंट होकर मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशा क्या था? तो रेयान था। ठीक है, याद रखिएगा। नायलॉन बनने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है क्या है? तो एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल जो है वो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल है। ये मतलब एक कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल एडिपिक अम्ल है, जिससे क्या बनते हैं? तो नायलॉन बनाए जाते हैं। नायलॉन के क्या बनते हैं दोस्तों? तो टायर, ट्यूब, ये सब में बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नोबेल का तेल कहा जाता है, किसको कहा जाता है नोबेल का तेल? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को बोला जाता है। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। क्षारों द्वारा जल का अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो अरस्तू। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि इसको पॉलिटिकल साइंस का भी जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, और ना पता क्या क्या किन किन चीज़ का जन्मदाता इन्हें बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक होते थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एंड मौथ रोग होते हैं विषाणु से। जंतुओं में जो होते हैं फूट एंड मौथ रोग विषाणु से होते हैं। जंतुओं में फूट एंड मौथ रोग विषाणु से होते हैं, यानी कि वायरस से होते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस, कोरोना एक वायरस है। ठीक है, वायरस से ये रोग होता है, तो उसी प्रकार फूट एंड मौथ रोग जो है वो भी वायरस से होता है। ठीक है, विषाणु से होता है। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, लाल सागर का रंग किस लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं क्या? तो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। ठीक है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागन कहलाती है क्या? तो हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन कहलाती है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो जरों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो जरों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियां में होता है क्या? तो निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियां में निकोटीन होता है और ये बहुत विषैला पदार्थ है। इसी के कारण तंबाकू खाने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। ठीक है, वनस्पति खाद्य पदार्थ में सोयाबीन जो है उसमें अधिकतम प्रोटीन होते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाते क्या? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे व पेड़ पौधे में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है क्या? तो
ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाइरुविक अम्ल होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाइरुविक अम्ल होता है। ठीक है, 2,4-D है, 2,4-D है खरपतवारी नाशी दवा। ठीक है, खरपतवारी नाशी एक दवा है। ठीक है, दवा हो सकता है। 2,4-D खरपतवारी नाशी दवा है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी है। ठीक है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। नींबू का जो कैंकर रोग है वो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। नींबू का कैंकर रोग जो है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है किससे? तो सेब से संबंधित है। सेब में ये रोग होते हैं। अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो सागर है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? सागर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है पृथ्वी पर, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखिएगा। ठीक है।